नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आधारशिला क्लासेस में। हम लोग पिछले कई वीडियो में लगातार संधि पढ़े जा रहे हैं और पिछले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन संधि की चर्चा की थी और व्यंजन संधि के कुछ नियमों को जाना था। आज फिर से हम लोग व्यंजन संधि के कुछ और नियमों को जानेंगे और यह व्यंजन संधि का अंतिम क्लास होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। व्यंजन संधि का अगला नियम है वा पदान्तस्य। व्यंजन संधि का अगला नियम है वा पदान्तस्य। तो वा पदान्तस्य नियम कहता क्या है? वा पदान्तस्य नियम क्या होता है? तो वा पदान्तस्य नियम होता है कि यदि म के बाद यानी कि प्रथम संधि जो करने वाला होता है उसमें यदि अंत में म आए, उसके बाद कोई संधि जो हो वो स्पर्श वर्ण से शुरू हो, यानी कि म के बाद स्पर्श वर्ण आए तो म का जो है उसी वर्ग का तीसरा या पांचवा वर्ण हो जाता है। यानी कि म के बाद स्पर्श वर्ण आता है तो म जो प्रथम वाली यहाँ पर होती है उसी का तीसरा या पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण हम लोग ले सकते हैं पम जोड़ चम। ध्यान दीजिए यहाँ पर पम जोड़ चम, यहाँ पर अंत में क्या है जी? म। क्या है? म। और यहाँ पर अंत में क्या है? च, यानी कि स्पर्श वर्ण है। ठीक, ये पम में अंत में म है और चम में अंत पहला है च, तो च क्या है? स्पर्श वर्ण है। तो हमारा नियम क्या था कि यदि म के बाद स्पर्श वर्ण आए तो म का क्या हो जाएगा? तीसरा या पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो म का तीसरा या पांचवा वर्ण कर देंगे, यानी कि हम चाहें तो इसको पम यानी पांचवा वर्ण किए तो पम हो गया और चम, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं पंचम। इसी को हम लोग चाहें तो यहाँ पर ये पांचवा वर्ण हो गया। और क्या लिख सकते हैं? इसको अनुस्वार लगा सकते हैं। वहां पर हमने गलती से लिख दिया था तीसरा वर्ण, तो अनुस्वार लगा सकते हैं, यानी कि म के जगह पर अनुस्वार लगा देंगे तो प और म के जगह पर अनुस्वार और चम का चम। तो इस प्रकार हमारा पम जोड़ चम का दो संधि हो जाएगा, यानी कि एक य हो जाएगा और एक य हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ हम लोग और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अहम जोड़ कार। ध्यान दीजिए यहाँ पर म है और यहाँ पर क है, यानी कि स्पर्श वर्ण है। तो हमने क्या कहा कि म के बाद यदि स्पर्श वर्ण आए तो म का अनुस्वार या पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे कि म का या तो पांचवा वर्ण कर दीजिए ऐसे आकार, नहीं तो इसका इस पर अनुस्वार लगा दीजिए, यानी अहंकार। तो इस प्रकार हमारा अहम जोड़ कार का भी दो संधि हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग कुछ और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सम जोड़ गम। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सम जोड़ गम, एक तो अनुस्वार लगा सकते हैं, यानी म के जगह पर अनुस्वार और गम का गम, तो हो गया हमारा संगम। और एक हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पांचवा वर्ण लिख सकते हैं संग, ऐसे संग और गम। तो इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी। तो इस प्रकार कुछ और उदाहरण को भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे किम जोड़ चित्त। किम जोड़ चित्त, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर की है और यहाँ पर च है तो च का ना पांचवा वर्ण लिखेंगे, तो यहाँ पर च का पांचवा वर्ण और चित्त का चित्त, किंचित। या हम लोग इसको इस म के जगह पर सीधा अनुस्वार बैठा दे, किंचित। ठीक, तो यानी कि वा पदंतस्य नियम में हम लोग शुरू में क्या रहना चाहिए? म रहना चाहिए और आगे वाला संधि करने वाला जो है उसमें क्या रहना चाहिए? स्पर्श वर्ण रहना चाहिए।
यानी कि यहाँ पर म रहना चाहिए और यहाँ पर च रहना चाहिए। च छजा में क्या रहना चाहिए, वर्ग रहना चाहिए, नहीं तो कवर्ग रहना चाहिए, नहीं तो टवर्ग रहना चाहिए, नहीं तो तवर्ग रहना चाहिए और नहीं तो वर्ग रहना चाहिए। तब एक वा पदंतस्य नियम के अनुसार इसका संधि होगा। अगला नियम है हम लोग पढ़ेंगे, अगला नियम है हम लोग का झलाम जसोड़न्ते। झलाम जसोड़न्ते, यह व्यंजन संधि का अगला नियम है झलाम जसोड़न्ते। तो झलाम जसोड़न्ते नियम कहता है कि यदि स्पर्श वर्ण का प्रथम वर्ण हो, क्या, यदि स्पर्श वर्ण का प्रथम वर्ण हो, प्रथम संधि में अंतिम में यदि स्पर्श वर्ण का प्रथम वर्ण हो और अगला जो संधि करने वाला हो उसमें क्या होना चाहिए, स्पर्श वर्ण का या तो तीसरा वर्ण होना चाहिए, नहीं तो चौथा वर्ण होना चाहिए, नहीं तो यण स्वर यण वर्ण होना चाहिए। यण वर्ण मतलब य व र ल, यण मतलब यही ना, य व र ल, या तो तीसरा या चौथा वर्ण होना चाहिए, नहीं तो यण होना चाहिए और नहीं तो स्वर होना चाहिए। तब प्रथम वर्ण के बाद, स्पर्श वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद यदि स्पर्श वर्ण का तीसरा चौथा या यण या स्वर आता है तो हम लोग प्रथम वर्ण को जो है तीसरा वर्ण बना देते हैं और यह हमारा संधि हो जाता है। तो इसमें इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं, जैसे दिक जोड़ गज, दिक जोड़ गज। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या कहा था कि यदि स्पर्श वर्ण का प्रथम वर्ण आया, स्पर्श वर्ण का प्रथम वर्ण यानी कवर्ग का प्रथम वर्ण, कवर्ग का प्रथम वर्ण आया क, और यहाँ पर उसी स्पर्श वर्ण का तीसरा वर्ण आया ग, ठीक, यहाँ पर आया क और यहाँ पर आया ग। तो हमने क्या कहा कि प्रथम वर्ण के बाद यदि तीसरा वर्ण आए तो म का तीसरा वर्ण हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, दी और यह तीसरा वर्ण कर देंगे इसका, यानी क का बदल जाएगा ग में और हो जाएगा दिग्गज। यह आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, दिक जोड़ गज दिग्गज। अगला जो उदाहरण लेंगे वो और इम्पोर्टेंट है, दिक जोड़ अम्बरह, दिक जोड़ अम्बरह। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क है यानी प्रथम वर्ण है, यहाँ पर अ है यानी स्वर वर्ण है। तो यदि प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण आता है तो वह प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी कि दी और क का तीसरा वर्ण क्या होगा, ग, दी ग अम्बरह, दिगंबरह, दिक जोड़ अम्बरह। तो यहाँ पर क के बाद क्या आया, स्वर वर्ण आया, तो क का तीसरा वर्ण हो गया यानी ग हो गया, दिगंबरह। उसी प्रकार हम लोग ले सकते हैं वाक जोड़ दानम। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क जो है प्रथम वर्ण है, यहाँ पर द जो है तृतीय वर्ण है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाएगा, यानी कि क का तृतीय वर्ण हो जाएगा। क का तृतीय वर्ण क्या होता है, ग होता है, और दानम का दानम, तो बन गया वागदानम। उसी प्रकार हम लोग और लिख सकते हैं, जैसे अप जोड़ जम, अप जोड़ जम। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रथम वर्ण है प, पवर्ग का प्रथम वर्ण है, और ज जो है चवर्ग का तृतीय वर्ण है। तो क्या करेंगे, जब प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी प का तीसरा वर्ण ब जम। तो इस प्रकार हमने झलाम जसोड़न्ते नियम में क्या पढ़ा कि यदि स्पर्श वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद स्पर्श वर्ण का यदि तीसरा चौथा या यण स्वर आता है, या यण आता है या स्वर आता है, तो हम उस प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में बदल देते हैं। अगला नियम है यरु अनुनासिके नुनासिको वा, यानी कि यदि प्रथम वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण आए, हम लोग याद रखिएगा कि पंचम वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है
तो पंचम वर्ण है यानी अनुनासिक है। पंचम वर्ण क्या क्या होता है? य, ग, न और म। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। तो यानी प्रथम वर्ण के बाद यानी अनुनासिक वर्ण आए तो प्रथम वर्ण का तीसरा या पांचवा वर्ण हो जाता है। प्रथम वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प, और अनुनासिक वर्ण यानी कि अंग, न और म यदि आए तो प्रथम वर्ण का तीसरा या पांचवा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वाक जोड़ मय, ध्यान दीजिए, यह प्रथम वर्ण है और यह अंतिम वर्ण है यानी पंचम वर्ण है। कहने का मतलब है ये क्या है? अनुनासिक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। तो वाक को या तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुनासिक में बदल, तीसरा में बदल सकते हैं वांग अमय। ये तो हो गया पांचवा वर्ण का। हम इसको चाहें तो तीसरे वर्ण में, जैसे वाक जोड़ मय, तो हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा वांग जोड़ मय और एक हो जाएगा वाग जोड़ मया। इसी प्रकार हम लोग कुछ और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे उत जोड़ नति। उत जोड़ नति, यहाँ पर त जो है प्रथम वर्ण है, यहाँ पर पंचम वर्ण है यानी अनुनासिक वर्ण है। तो इसको हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा उन्नति। ठीक। या हम लोग चाहे तो इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे जगत जोड़ नाथ और उदाहरण ले सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? जगत यानी जग और त बदल जाएगा पांचवा वर्ण में यानी द नाथ। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जगन्नाथ। तो यही हमारा नियम यरुन अनुनासिके नासिकोवा, यानी कि यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण या तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। आज हमारा व्यंजन संधि का नियम समाप्त हुआ। आगे हम लोग चर्चा करेंगे विसर्ग संधि की। धन्यवाद।